एक कोई भी आपके पास जो है, किसी को भी आप कर लें अनजिप, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये पड़ा हुआ लोड करते हैं जी 10 मीटर वाले डाटा सेट्स को। और मेरा ख्याल है इस्लामाबाद का एरिया क्लिप नहीं किया था, अगर उसमें आएगा तो फिर ये ना एरिया कवर हो रहा था। इस्लामाबाद का एरिया पहले क्लिप करके रख लेना चाहिए। ठीक है, ये मैंने इस्लामाबाद को क्लिक कर लिया है। अब हमारे पास जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट कह लें या स्टडी एरिया कह लें, हम इस पर फोकस करेंगे आगे, क्योंकि जब हमने कल वो वाला किया था तो उसमें फीचर्स प्रॉपर नहीं थे, कम थे, तो उसमें फिर क्लासेस बनाने में मसला आता है। तो ये रिमूव कर दे, एक्स्ट्रा जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो टाइल आई है उसमें हमारे पास ये एरिया कितना कवर होता है। किधर गया भाई हमारा डाउनलोड्स का फोल्डर, कनेक्शन ही बना हुआ तो मैंने बना दिया, ठीक है। ग्रैनुअल्स में जाएं, ये भी डाटे में आए, ये पड़े हुए आपके पास 2 से लेकर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप बेशक ये कर लें, बल्कि इसको भी रहने दें, 5 से लेकर ये कर लें। अच्छा, उसमें लोग मैंने देखा है वीडियो में ये भी करते हैं कि सारे जो होते हैं ना आपके पास, ऐसे ये आ गए हैं, इसको सारे को इकट्ठा कर लो ऐड, बहुत अच्छा। वो है ना, तो तुम्हें नाम तो लिखना चाहिए था ना, कौन सा एरिया यार। मुझे कैसे पता चलेगा कि इस्लामाबाद का कौन सा, सारे खुली है तो चारों ही ना हो करनी हो के घूम जाएंगी, पता नहीं कौन सी वाली की है मैंने, पहली की 48 और 510, ये भी सेम है। चेंज का ये है ना 27 30, ये वाली की है ना, ये वाली ये आप इससे डाटा ले लें, ठीक है। अगर कोई बड़े एरिया पे काम करना चाहता है, पूरे पिंडी पे अगर करना चाहते हैं, पिंडी और इस्लामाबाद पे करना चाहते हैं, इसके सराउंडिंग एरियाज़ पे, तो आप ये टाइल्स को जोड़ लीजिएगा, और बाद में जब देखेंगे तो फिर पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये होगी 1149 वाली, ये देखता हूँ, उसको पहले रिमूव करता हूँ। अब अगली डाल देखते हैं। क्या करते हो यार, वो तो है। अब ये आधा इधर आएगा आधा इधर आएगा, बहरहाल अब
पहले मोज़ैकिंग फिर करनी पड़ेगी सारे बैंड को, लंबा काम है, तो लंबा काम हो जाता है। मोज़ैकिंग अगर पहले करनी है तो फिर पहले ज़रा देख लेना कौन सी किसके साथ मैच कर रही है। ये आपकी आई है 49 वाली ना, ये दो सेम कैसे आ रही है। ये तुमने ये इसमें बैंड ज़्यादा और उसमें बैंड कम क्यों है? तुमने ये सेंटिनल का कोई और कर लिया है, सेंटिनल 2A नहीं है ये वाली, 2A नहीं है ये, 21C कर लिया तुमने। उसकी बताता हूँ ना रीज़न क्या है। इसमें जो इमेज डाटा के 10 मीटर के बैंड्स है देखो कितने ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 ये सारे ही, ठीक है। जब आप इस पे आते हो ना, ये देख रहे हो लेवल 1C, ठीक है, फ़र्क देखो फाइल के नाम से। और जब आप यहाँ पे आते हो ना, ये 2A है, आया नज़र, नाम से बंदा देख ले। ये इसमें जब आप खोलते हो ना, अब नंबर ऑफ बैंड देखना इसके, ये 10 मीटर के अंदर ये बैंड है, उसमें इतने ज़्यादा क्यों? क्योंकि तुमने गलती से 2A की बजाय लेवल 1C वाला कर लिया, इसलिए उसमें ज़्यादा बैंड नज़र आ रहे हैं। अब ये तो तुम्हारे ज़ाया हो गए, तो मैच ही नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा था ज़रा होशनल करना है। फाइल का नाम ही बता रहा है कि वो लेवल 2A है, और ये लेवल, ये देखो ना लेवल 2A है, L2A, ठीक है। और ये बाकियों का क्या नाम आ रहा है, ये देखो L1C, L1C, L2A, ठीक है। अब बाकी भी देख लेते हैं, बाकियों में क्या कारनामा किया है। ये आपके पास एक आती है लेवल 2A, और ये एक आती है आपके लेवल 2, ये दो हैं आपके पास, ठीक है। और अभी आपने ये की है ना, इसलिए मैं कहूँ कि ये सेम नाम की क्यों आ रही हैं, क्योंकि वो आपका एरिया वही है, फाइल नेम यहाँ पे चेंज हो रहा है 1C और 2A, लेकिन प्रोडक्ट का कोड आगे सेम आ रहा है। देखो ना 1149 है, ये भी 1149 है, ये 2A है और इसको खैर अनजिप किया हुआ है। ये जो दूसरी है ना, इसका कोड थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसके अंदर भी एक आधा है बस। ये शायद मैंने अनजिप नहीं किया, इसको चेक करते हैं। अब अगर ये दोनों जुड़ रही हैं तो अच्छी बात, अगर ये ऊपर नहीं चल रही तो इस्लामाबाद के लिए आपको फ़ायदा नहीं होगा। कोई हमारे पास आई है ना, ये दो है ना, ठीक है, ये दो, लेकिन इसमें 43, ये देखो ये फ़र्क है यहाँ से, ठीक है। ये प्रोडक्ट यहाँ से चेंज है, T43 SBT, T43 SCT, ठीक है। आगे फिर उसका कुछ कोड सेम है। यहाँ पे देखो मैंने कौन सी लोड की हुई है, SBT वाली की हुई है ना, तो ये वाली करनी है। अब देखते हैं किधर मिलती है आपको। मीटर पे आओ, तो ये 3 करते हैं। हाँ ये देखो मैच कर दी है, बस ये हमें इतनी चाहिए, ठीक है, ये वाली। अब ये जो टाइल्स यहाँ पे आई है ना, हमारा एरिया ये वाला है ना, तो बाकी जो बाद में क्लिप देखें, क्लिपिंग आपने बाद में करनी है, पहले इनको आपने जोड़ना है, ठीक है। अब इसको बेशक आप अभी फ़िलहाल सारी ऑफ कर दें, इस एरिया को ज़हन में रखें। ये एक बैंड टू बैंड आपने करना है, ये ज़हन में रखना है आपको, बैंड टू बैंड होगी, ये ना हो कि 10 नंबर बैंड को 2 नंबर बैंड से जोड़ दें। बैंड नंबर 2 है तो उसको बैंड नंबर 2 से जोड़ दें,
बैंड नंबर 3 है तो बैंड नंबर 3 से जोड़ना है। इसी तरह आपने सारा करना है। अब यहाँ पे हमारे पास सर्च बार है, मोज़ैक रास्टर लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है क्रिएट मोज़ैक, एम्प्टी मोज़ैक है, ये तो एम्प्टी डाटा सेट है। ये चेक करते हैं, ऐड रास्टर्स टू मोज़ैक डाटा सेट, डाटा मैनेजमेंट टूल में। इसके अंदर ना मोज़ैकिंग की मुख्तलिफ चीज़ें उसने दी हुई हैं। तो मोज़ैकिंग की मुख्तलिफ चीज़ों में आपने ये देखना है कि आपको इसमें कौन सा चाहिए। ऐड रास्टर टू मोज़ैक का ऑप्शन भी हमारे पास है और यहाँ पे क्रिएट मोज़ैक डाटा सेट भी है। ठीक है, दो हमारे पास ये आती हैं। इसके अलावा जो एक और काम की चीज़ है, यहाँ पे ये नीचे में ना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी उसने दी होती है, ये भी ज़रा पढ़ लिया। आगे पेजेस भी आ रहे हैं, अगले पेज पे भी नज़र मार लो कि ये मोज़ैक की खाली ऑप्शन भी है, मर्जिज मल्टीपल एग्जिस्टिंग रास्टर डाटा सेट इनटू एग्जिस्टिंग डाटा। ये देखिए, ये सिंपल वाला जो मोज़ैक है इसको बंद करते हैं, इसको चेक करते हैं, खाली जो मोज़ैक है। ठीक है, इसको देखिए, ये देखिए इनपुट रास्टर बैंड नंबर 2, ठीक है, और टारगेट रास्टर। टारगेट रास्टर, अब ये मेरे पास फोल्डर था 43SCT वाला, सेम बैंड नंबर 2 का 10 मीटर वाला जो होगा, मैंने इसके साथ उसको टारगेट कर देना है। फिर ये क्या करेगा, ये जो उधर एक कॉपी पड़ी हुई है ना, ये उसके साथ जुड़ जाएगा। अब आपने अक्लमंदी का तकाजा ये करना है, बाज़ दफ़ा बंदा कहता है कि यार मैंने तो गलत बैंड जोड़ दिए, मुझे पता ही नहीं चला, जैसे इसने 1CT कर लिया 2A की बजाय। तो आपने अगर गलत बैंड जोड़िए तो फिर वो रिजल्ट, क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट है तो फिर वो मैचिंग नहीं आएगी, रिजल्ट खराब है। आपने सबसे पहले करना ये है कि एक कॉपी बना लेनी है एक्स्ट्रा बैंड्स की, उसकी कॉपी में के अंदर एक्सरसाइज करें, ओरिजिनल डाटा सेव रखें, क्योंकि इधर ओरिजिनल वो मोज़ैक हो गया फिर उसमें टूटना नहीं, फिर वो मसला करता है, फिर आपके लिए ज़्यादा टेक्निक भी देखनी पड़ेगी कि उसको तोड़ना कैसे है। तो इसलिए आपने इसकी कॉपी बनानी है और उस कॉपी को यूज़ करना है। कॉपी मतलब कहने का मतलब है कि ये देखें ना, ये मेरे पास एक 2 फोल्डर आ गए ना, इसको बंद करते हैं सारे। ये अब यहाँ पे मेरे पास ये 2 है ना, इसको मैं करता हूँ ये दूसरे वाला था 2A और ये 2A, ठीक है। और ये मेरे पास जो आ रहा है टारगेट रास्टर, ये बन रहा है, ये फोल्डर का नाम है ना 43SCT, यहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट किया हुआ है। अब ये अटैचमेंट कहाँ पे करने जा रहा है, असल फोल्डर में। असल फोल्डर में जो इसी बैंड पे दूसरा मॉडल पड़ा हुआ है, साथ वाली जो टाइल है उसके साथ इसे जोड़ देना। तो यहाँ पे जो 43SCT मैंने इधर से लोड किया है, अब जो दूसरे वाला था उसको मैं इधर से ढूंढूंगा कि वो कौन सा वाला फोल्डर था। डाउनलोड्स में आइए, ये 43, इसको मैंने उधर लोड किया हुआ है, और जो दूसरे वाला था वो ये था 43SBT, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो फोल्डर पड़ा होगा ना, ये 10 मीटर वाला। ग्रैनुअल्स में जाएं, इसमें जाइए, इमेज डाटा, मैं सिर्फ इसकी कॉपी बनाता हूँ 10 मीटर। इसको जस्ट आप एक कॉपी बना लें इसकी, इसको कॉपी करें, इधर ही आप पेस्ट करें, ठीक है। तो इसी डाटे की कॉपी इधर बनाइए। अब आपने जो भी करना है इसकी कॉपी के अंदर जो कि फाइलें आ चुकी हुई हैं, जो भी पंगेबाजी करनी है इसके अंदर करें, ताकि ओरिजिनल डाटा आपका उधर ही बना है। अगर गड़बड़ होती है तो आपके पास एक हर यानी कि फोल्डर के अंदर आप एक कॉपी बना लें, प्रैक्टिस उसमें करें, असल डाटा आपका सेव रहे। वरना एक दफ़ा ख़राब हो गया तो फिर दोबारा सारा डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चूँकि हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो मैंने इसकी कॉपी बना ली है। अब क्या करेगा कि ये जो इसमें मैंने टारगेट रास्टर देना है ना, यहाँ पे ये देखिए
टारगेट रास्टर, इसमें मैं इस कॉपी के अंदर जाऊंगा, इसके अंदर नहीं, ये जो मैंने कॉपी बनाई है ना, ये था मेरे पास 43 SCT, ठीक है, ये वाला। मैंने SBT के अंदर अगर कॉपी बनाई है तो इसमें शो होनी चाहिए। ये देखिए कॉपी बनी हुई है, कॉपी के अंदर जो बैंड नंबर था ना 2, किधर है बैंड नंबर 2, ये, इसको मैंने ऐड करवा देना। अब ये जो कॉपी के अंदर बैंड पड़ा होगा ना, ये इसके साथ जुड़ेगा, और जब आप उधर से पढ़ेंगे तो फिर आपका पूरा एरिया खुल जाएगा। ये यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, कॉपी के अंदर जो फोल्डर पड़ा हुआ ना उसको ही जोड़ देगा, बड़ा कर देगा उसको, बस ये एक चीज़ करनी है। अब आपने ये कर लिया टारगेट रास्टर। वही बात है कि आपका एरिया एक्सटेंड सेम रहनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, बैंड नंबरिंग आपकी सेम होनी चाहिए। 2 को 2 से जोड़ना है, 4 को 4 से जोड़ना है, 6 को 6 से जोड़ना है, ठीक है। 6 को 2 से नहीं जोड़ना, चाहे आप 4 जोड़ें या 10 जोड़ें, बैंड आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। अभी उसने अब यहाँ पे टारगेट रास्टर को क्या कह रहा है, नाम का इशू आ रहा है। अब वो क्या कहता है भाई, इसमें क्या एरर आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट सपोर्टेड, क्यों, वजह टारगेट रास्टर की जो एक्सटेंशन है उसका मसला हो सकता है। क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा, SCT और इसकी एक्सटेंशन भी कम कर दी। अच्छा, अब ये जो इसकी टाइप है ना JP2, इसमें बाज़ दफ़ा एक्सटेंशन का रोना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आपके पास लैंड सेट का डाटा है ना उसकी एक्सटेंशन होती है टिफ, ठीक है। तो ये है एक्सटेंशन टाइप JP2, इसलिए वो कह रहा है शायद एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन हम इसको एक और हल कर लेते हैं। इसको दोबारा एक दफ़ा मैं लोड करने की कोशिश करता हूँ V2 के नाम से, अगर तो हो जाता है तो वेल एंड गुड है, हो गया, ठीक है। आपको नाम छोटा रखना पड़ेगा। जब ये ArcGIS के अंदर आप काम करते हैं तो इसमें बाज़ पर लिमिट होती है 13 की, 13 या 15 डिजिट्स के आगे वो नाम रीड नहीं करता। ये नाम देखें कितना लंबा है, आप इसको पढ़ेंगे ना तो ये गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 20-25 डिजिट्स हैं अल्फ़ा न्यूमेरिकल। तो बाज़ दफ़ा वो एरर देता है नाम का। जब हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं तो फाइलों के नाम मैंने खुद किए हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू चेंज करके छोटे रखे हैं। तो मैंने जैसे ही उसको B2 किया है, बिल्कुल छोटा हो गया है, तो उसने फ़ौरन उसको एरर खत्म कर दिया। नाम का, राइटिंग का, स्टाइल का एरर ये सॉफ्टवेयर बाज़ दफ़ा दे देता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर तो यूनिवर्सल बनाया हुआ है उसमें, लेकिन उसको तो नहीं पता कि फ़ाइल जो आ रही है वो फाइल का नाम पीछे से कौन सा होगा। लैंडसेट की फ़ाइल की कोडिंग और होती है, सेंटिनल की कोडिंग और होगी। तो कोशिश करें कि आप अपने फाइल को रीनेमिंग कर लें। मैंने सारा डिलीट करके मैंने सिर्फ B2 किया, एक्सटेंशन वही रखी है, तो वो उसने उसको पकड़ लिया, नाम छोटा कर दिया। अगर आपको ये एरर आए तो आपने सबसे पहले उन बैंड्स के नाम को छोटा कर लें, नाम छोटे कर लें, B2 कर लें, B1 B3, ठीक है। तो 5 या 6 या 7 यानी लेस देन 10 या लेस देन 12 तक के अल्फ़ा न्यूमेरिकल नाम रखें। तो मैंने जैसे उसका नाम छोटा किया उसने एरर खत्म कर दिया। हालांकि अगर मैं दूसरे को करूँगा वो फिर वो एरर देगा नाम। अब हम इसको चेक करते हैं। बाकी जो ऑपरेशंस हैं उसको आप एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। मोज़ैक ऑपरेशन ये ऑप्शनल में है, ये उसकी डिफ़ॉल्ट की सेटिंग है, इसको मत छेड़ें, ये और एज इट इज़ ऑप्शंस दी हुई हैं। ये देखें लास्ट, ब्लेंड, मीन, आप एज इट इज़ इसको कर लें। और कलर मैप ये फर्स्ट ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, नो डाटा वैल्यू, हर चीज़ ने फिट की हुई है, टॉलरेंस भी दी हुई है, मैचिंग मेथड भी दिया हुआ है। इसको कुछ नहीं करना, आप इसको बस ओके कर लें, वेट करें, एरर ना आए तो अच्छी बात है।
अब अगर एरर नहीं आता तो हम उसको उस फाइल को जिसके साथ B2 मैंने ऐड किया था चेक करेंगे कि वो बनी है बड़ी कि नहीं बनी। इस सॉफ्टवेयर के अंदर मोज़ैकिंग का तरीका डिफरेंट होगा, दूसरे जब उठा के करेंगे उसमें टोटली डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हर सॉफ्टवेयर में अपनी सेटिंग होती है, फंक्शंस अपने होते हैं, सारी कहानी अपनी होती है, तो हर एक के अंदर आपको नया खिलाना पड़ता है। मोज़ैक का फंक्शन होगा, उसके अंदर स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ना, उसने सॉफ्टवेयर में नाम क्या कर दे दिया। अगर आप ये NV पे या रडार में जिसमें करेंगे हो सकता है वो पकड़ लें। पीछे से जो उसकी पाइथन की और VB की लैंग्वेज सेट की, उसमें करैक्टर लिमिट दी होती है, तो 13 to 15 करैक्टर की लिमिट होती है नाम की इसके साथ। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रही हैं मुझे भी और दूसरों को भी, कि आप बड़ी फाइलों को जब आप इसके अंदर रीड करते हैं तब वो एरर 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 देता है। फाइल डज नॉट एग्जिस्ट कह देगा, नेम का एरर दे देगा, तो आप सर पकड़ के बैठेंगे यार मैंने तो सारा सही किया, ये एरर भी दे रहा है। मेरे साथ हुआ नहीं सारा, मैंने जितना भी मॉडिस का डाटा लोड किया उसके अंदर वो फाइलों का नाम डॉट डॉट के साथ, उसकी अपनी फॉर्मेटिंग है। मैं अब सर पकड़ के बैठूँ, मेरे पास 10-15 हज़ार फाइलें हैं, हर एक का नाम MYD.053 डॉट आगे डॉट डॉट डॉट। मैं सर पकड़ के बैठूँ, मैं 10,000 फाइलों के डॉट कैसे ख़त्म करूँ। इसके अंदर मैंने मॉडल बना के उसको रन किया सब सेटिंग करने के लिए, ऑटोमेटिक एरर एरर एरर। मैं मैनुअल तो नहीं कर सकता, मैं हर डॉट को कैसे ख़त्म करूँ, मैं तो नहीं कर सकता। 10,000 फाइलों में एक फाइल के नेम के अंदर 10-10 डॉट लगे हो, यानी वो अंडरस्कोर यूज़ नहीं करता, वो डॉट यूज़ करता है। नाम बेशक 10 वर्ड्स पे हो या 15 पे हो, उसने डॉट ही यूज़ करता है। जब उसने डॉट यूज़ किया तो मैं खपूँ, मैंने कहा कि मैं कैसे करूँ। फिर मैंने कोडिंग के थ्रू जितने भी उसके नाम थे ना, मैंने कोड जनरेट करवाया, उसको मैंने फोल्डर के अंदर जाके प्रोग्रामिंग के थ्रू सारे डॉट को अंडरस्कोर में कन्वर्ट किया। वो उसने कहा 5 मिनट में कर दिया। 10,000 फाइलों को 5 मिनट भी नहीं लगे थे। जितने भी डॉट थे ना, वो सारे डॉट्स को उसने अंडरस्कोर में कन्वर्ट किया और वो वेरीफाई भी सही है। तो जब भी आप रिमोट सेंसिंग का डाटा प्रोसेस करेंगे ना इन फ्यूचर, सॉफ्टवेयर उसमें प्रॉब्लम्स करेंगे। नाम का एरर आएगा, लेंथ का एरर आएगा, एक्सटेंशन का एरर आएगा, फाइल टाइप का एरर आएगा। ठीक है, तो वो आपको मसले फटे पड़ते हैं। ये 3-4 कॉमन एरर हैं जो आपको खुद ही फेस करने होते हैं, कोई भी नहीं बताता। ये जो मैंने आपको नाम तो बताया ना, जब मैंने किसी एक्सपर्ट से पूछा, हालांकि वो जो मेरा दोस्त है वो कंपनी में बैठा हुआ, ठीक है, 4-5 साल से वहाँ पे कंपनी में काम कर रहा है, रिमोट सेंसिंग का डाटा प्रोसेस। मैंने कहा मेरा ये एरर आ रहा है। अच्छा, वो कहता अच्छा यार इसका फिर देखो पीछे से VB कोड खोलो, लंबी जोड़ी कहानी, VB कोड खोल लो, उसमें देखो क्या मसला है, लिमिट करैक्टर की है, तुम्हें नाम चेंज करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फाइल टाइप सपोर्टिंग चेक करो इंटरनेट पे। मैंने कहा तो रहते हैं। तो मैंने कहा इसका हल क्या है। फिर मैंने इंटरनेट से सर्च किया तो एक सोल्यूशन मिला कि इसका नाम में डॉट रीड नहीं करता, रीड नहीं करेगा, वो आपको अंडरस्कोर करना पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा जब भी आप फाइल बनाएंगे डॉट यूज़ नहीं करना, डैश यूज़ नहीं करना, स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं करना, सिर्फ नाम के साथ अंडरस्कोर यूज़ करना। जैसे इसने किया हो ना, ये देखें, ये नज़र आ रहा है नाम CT अंडरस्कोर, आगे नाम चल रहा है 4939 अंडरस्कोर, फिर B02 अंडरस्कोर 10 मीटर, आगे इसकी फाइल की एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन तो आप डॉट से ही लेंगे, जितना भी पूरा नाम होगा इसको आपने अंडरस्कोर से करना है। अब हमारे पास शायद कुछ रिजल्ट्स आए हैं, चेक कर लें। ये देखिए हो गया, इसने जोड़ दिया B2 को। अब बाकी मैं बंद कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास इस्लामाबाद था और ये हमारे पास B2, ठीक हो गया। ये अपने उसने मोज़ैक कर दिया है। इसी तरह आपने इसको बेशक आप थोड़ा सा विजुअलाइज करवाना चाहते हैं तो थोड़ा इसको मोटा कर दें ताकि आपको पता चले। अब अगर आपके पास, जैसे ये कल मुझे पूछ रहा था कि सर अगर मैंने पूरे पाकिस्तान पे, पूरे पंजाब पे काम करना है, तो लैंड सेट का डाटा तो आप सारी ज़िंदगी भी लगे रहेंगे तो वो स्टाइल्स पूरी नहीं होंगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपकी वो टाइल्स का एरिया है छोटा, उसकी जो स्वाट विड्थ है वो छोटी है, तो छोटी होने से वो क्या हो रहा है कि वो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाटा देगा। इसका भी यही हुआ है, इसमें सिर्फ आपके पास इस्लामाबाद की 2 टाइलें मिले तो फिर ही वो कवर होती है, उसकी टाइलें किनारे से कट रही है, आपने जोड़ दी। उसके लिए आपको वो वाला सेंसर चाहिए जो कि स्वाट विड्थ बड़ी दे और रेजोल्यूशन उसकी थोड़ी सी रफ हो, 500 किलोमीटर 1 किलोमीटर की, वो फिर आपको एरिया कवरेज ज़्यादा है।
उसके लिए हम लोग मॉडिस का डाटा यूज़ करते हैं। अगर पाकिस्तान को कवर करना है, अगर आपको पंजाब को कवर करना है, पूरे प्रोविंस को कवर करना है, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि सपोज एक बंदा पागलों की तरह कहता है कि यार मैंने करना ही पूरे पंजाब पर, मैंने करना ही लैंडस्लाइड में, ठीक हो गया। अब लैंडस्लाइड में आप करना चाहते हैं, चलो इस बंदे ने डाटा डाउनलोड भी कर लिया, ठीक है। अब आपको सेम डेट पे डाटा चाहिए होगा, जैसे आज की डेट है ना 17 फरवरी है ना, आज 17 फरवरी है ना। आपको अगर पूरे पंजाब का 17 फरवरी का डाटा चाहिए, पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट का, तो सपोज आपको 50 इमेजेस डाउनलोड करने पड़ेंगे। सपोज उन 50 में क्या गारंटी है कि जो स्पेसिफिक एरियाज आप ले रहे हैं उनमें इमेज क्लियर है। किसी एरिया में क्लाउड होंगे, किसी एरिया में आपके पास बारिश भी हो सकती है, किसी एरिया में आपके पास डस्ट हो सकती है, नज़र ही ना आए। तो वो पूरा पंजाब उसमें कवर हो भी जाए, आप मेहनत करके मोज़ैकिंग कर भी ले, तब भी आपका सीन क्लियर ना हो पंजाब का, तो फिर कब आएगा। आधा एरिया क्लाउडी आ रहा है, आधा एरिया जनाब आपका डस्टी आ रहा है, किसी एरिया में बारिश हो रही है, किसी एरिया में क्लाउड कवर ज़्यादा है तो आपको सीन नज़र नहीं आ रहा, तो वो आपका आधा एरिया वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो जब आप इस तरह से बड़े एरिया में काम करना चाहें, कोशिश करें कि एक ही टाइल पे करें। अगर आपको मजबूरी है टाइल जोड़नी है तो मैक्सिमम जोड़ें बस, क्योंकि आपका खलारा डबल हो जाता है, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आप फंस जाएंगे। अभी हमें मोज़ैकिंग करनी पड़ी तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको कैसे करना है, और आपको हर बैंड को लगा मोज़ैक करना पड़ेगा। कंबाइन करके आप मोज़ैक करेंगे, वो एरर दे देगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि बैंड टू बैंड चलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपके ज़हन में रखनी है। जब आप फ्यूचर में रिमोट सेंसिंग पे काम करें, इन फ्यूचर चाहे वो सेंसर कोई भी यूज़ करें, आपने सिंगल टाइल पे काम, उसी का काम इतना ज़्यादा होता है कि आप पता करते हैं कितने कहाँ से। अगर आप 2 टाइलों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर मोज़ैकिंग का स्टेप आ जाएगा। वो मोज़ैकिंग आपको एक्स्ट्रा टाइल्स जोड़नी पड़ेगी और उतना ही डबल मेमोरी मेमोरी डाटा आपको लेना पड़ेगा। अगर 1.2 GB का एक फोल्डर आ रहा है तो एक फोल्डर 1.2 GB का और इसके अंदर ऐड करना है, डबल फोल्डर हो जाएगा। फिर उसकी पैन शार्पनिंग अलग करनी पड़ेगी, सब सेटिंग हर बैंड की अलग करनी पड़ेगी। ये सारी कहानी फिर आपको थोड़ी थोड़ी देखनी पड़ती है। जैसे आप लोग करते हो ना कि एक चीज़ आप एक टाइम पे कर रहे हो, दूसरे टाइम के लिए भी वही सेम स्टेप्स कर रहे हैं, लेकिन काम आपका बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब अगर इस तरह करना पड़ भी जाए सपोज, तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है RGS के अंदर आप मॉडल बिल्डर बनाओ। मॉडल बिल्डर कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं। उसके अंदर वो लूप में काम करता है, ऑटोमेटिक आप फंक्शन देते हो, पीछे अगर 50 फाइलें भी पड़ी होंगी या 1000 फाइलें भी पड़ी होंगी, वो खुद ही उठाता जाएगा, खुद ही प्रोसेस अप्लाई करेगा, खुद ही उसके अंदर एक्सपोर्ट करेगा और आपके लिए रिजल्टेड फाइल को एक फोल्डर में डाल के रखता है। आप इसको लूप दे देते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग में लूप चलता है, बार बार एक चीज़ होती है। जैसे अक्सर आप लोग यूट्यूब पे या अक्सर आप अपने मोबाइल के अंदर गाने सुनते हो, रेपिटेशन लगा देते हैं, तो लूप लगा होता है, तो एक चले फिर उसके बाद दोबारा वो चल पड़े, फिर वो चलता ही रहता है, मेरे सारी रात चलता है, ये सारा दिन चलता रहे। तो लूप उसका ऑन कर देते हैं आप, तो ऑटोमेटिकली एंड से फिर स्टार्ट, एंड से फिर स्टार्ट। तो ये यहाँ पे कोडिंग तो नहीं करनी, लेकिन आपके पास एक मॉडल बिल्डर की ऑप्शन होती है। उस मॉडल बिल्डर में आइट्रेशंस लगाते हैं। आइट्रेशन का मतलब होता है बार बार चेक कर देना, उसको साइकिल्स चलाएगा। तो आपने एक दफ़ा उसको एक कमांड्स असाइन कर देनी है कि यार ये चीज़ यहाँ से उठाओ, ये चीज़ यहाँ से उठाओ, ये फंक्शन यहाँ से उठाओ, एक पूरा फ्रेम बनाओ। उस फ्रेम को यूज़ करते हुए आप रन कर दें उसको, बेशक पीछे 10,000 फाइलें भी पड़ी होगी, वो चलाता रहेगा। आप आराम से दूसरा काम करें, भाई से हो सो जाए। मैं तो ये करता था, मुझे पता था 10,000 फाइलें चलनी है, रात को लगा दिया, सो गए, सुबह देखा तो हुआ 4 से 5 घंटे का काम होता है, वो आराम से हो सकता है। तो मैं तो जितना भी अभी इस पर काम किया है, मॉडल बिल्डर तैयार कर करके रखे, उसको लूप पे चला दिया। अगर आपने 10,000 या 15,000 फाइलें कर दी, उसको चला के छोड़ दिया, वो सिस्टम चलता रहेगा, सारी रात आप सो गए, पता सुबह उठ के देखो। ये होता है जब आप बड़े लेवल पे काम करते हैं, तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। अगर टाइम मैनेज नहीं कर सकते, ऐसे देखते रहो कि 4 घंटे की हो रहा है, उसको कोई फायदा नहीं। एरर जब आना होगा, वो एरर उसने यहाँ दे देना, कोई कभी फाइल का कुछ नहीं। तो ये आपकी स्किल्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश होगी, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि आपने हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन उसको स्मार्ट वर्क से कैसे रिप्लेस करना है। थोड़े काम में, थोड़े टाइम में ज़्यादा काम करने की आदत होनी चाहिए कि मैं इधर से ये वाला काम कर लूँ, उधर से वो वाला काम कर लूँ। 2 सिस्टम लगाए हुए हैं, जैसे आपके पास 4 सिस्टम पड़े हैं,
एक बंदा वो वाला काम कर ले मोज़ैकिंग का, दूसरा बंदा वो कर ले, तीसरा बंदा, तो चारों चीज़ें मिलकर कर लेंगे तो एक ही घंटे में 4 आपने फंक्शंस कर लिए, उसको बस कंबाइन कर लो सिस्टम में सारे आपस में शेयर कर। अगर वो भी किसी को नहीं इशू होता कि मुझे नहीं समझ आई, तो अगर किसी को समझ आई है तो वो मॉडल बिल्डर बनाए, मॉडल बिल्डर बना के उसके अंदर सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करे, रन करके छोड़ दो, वो सारा इकट्ठा करके आपको रिजल्ट फाइल दे देगा। अब जो मैंने ये काम किया ना सारा, ये फाइल के अंदर लोड करना, फिर मोज़ैकिंग करना, फिर उसके बाद एंड पे हमने क्लिपिंग करनी है, इसके एरिया की मास्किंग करनी है, ठीक है। वो मास्किंग कर ली, उसके बाद उस मास्क वाले डाटे के ऊपर क्लासिफिकेशन अप्लाई करनी या इंडेक्स अप्लाई करनी। ये 5-6 जितने भी मैनुअल स्टेप्स हैं सारे मॉडल बिल्डर में सेट हो सकते हैं। वन गो के अंदर आप क्लिक करेंगे, वो आपके लिए सारे रिजल्ट तैयार करके सेट करके मार देंगे। ये पढ़ा प्रोग्रामिंग कैसे चलती है, कोडिंग के थ्रू। इसके पीछे पाइथन चल रही होती है, फ्रंट एंड उन्होंने आपके लिए बना दिया यूज़र फ्रेंडली बटनों के साथ। आपने बटन दबा के चीज़ें सेट कर देनी है, मैच कर देना डाटा, और वो आपके लिए रन करेगा। ये जो स्टेज है ना, आपने एंड पे सीखी मॉडल बिल्डर में, क्योंकि जब आपको फंक्शन समझ में आ जाएंगे फिर मॉडल बिल्डर का आपने एक स्टेप रह जाएगा कि मॉडल बिल्डर के थ्रू आपने बड़ा काम जल्दी कैसे करना। पहले फंक्शन तो सीखो, मोज़ैकिंग कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, टेक्स्ट कैसे बनाते हैं, मास्किंग कैसे करते हैं, पैन शार्पनिंग कैसे करते हैं, लेयर स्टैकिंग कैसे करते हैं, डाटा एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्जन कैसे करते हैं, सारा कुछ सीख लिया। अब आपने एंड पे आना है कि भाई अब मैं ये सारा कुछ अगर किसी एक मॉडल में करना चाहूँ तो कैसे होगा। तो उसके लिए अगर आपने एक दफ़ा मॉडल बना लिया, किसी एक में भी बना लिया, बाकियों को भी शेयर कर सकता है कि यार ये मॉडल यूज़ कर लें, डाटा अपना डालो, मॉडल रन करो, वो सारा कुछ कर देगा, सारी चीज़ें एक ही गो में कर देगा। तो जो फिर इसमें एक्सपर्टीज़ करते हैं ना, वो फिर सिर्फ और सिर्फ मॉडल बिल्डर यूज़ करते हैं, कुछ भी नहीं करते। मॉडल बिल्डर यूज़ करने की बेतहाशा यूट्यूब पर वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको। अगर आपने ये क्लासिफिकेशन भी करनी है तो मॉडल बिल्डर यूट्यूब कैसे करते हैं, ये आप एंड में सीखेंगे कि भाई मॉडल बिल्डर कैसे काम करता है। मॉडल बिल्डर इस सॉफ्टवेयर में भी काम करता है, मॉडल बिल्डर ArcGIS Pro में भी काम करता है, और मेरा ख्याल है मॉडल बिल्डर आपका शायद एडवांस मैजिक पे भी बना हो, हर सॉफ्टवेयर के अंदर शायद दिया हो। लेकिन इनकी खसूसियत और अच्छी बात यह है, इन्होंने आपके लिए प्रोग्रामिंग का काफ़ी ज़्यादा मसला सॉफ्टवेयर के अंदर ही हल कर दिया। ऐसे तो नहीं दुनिया ASD के पीछे पागल हो गई। GIS मोड सेंसिंग की 70-80% प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं, जो छोटी है तो फिर 99% कर लो, इसमें उसने सोल्व कर दिया। बहुत बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड डाटा होगा जो इसकी एक्सटेंशन से बाहर है, वो फिर इसमें नहीं, वो फिर आपको प्रोग्रामिंग से करना। जैसे NetCDF फाइल, कुछ एक्सटेंशन NetCDF फाइलों की ये रीड कर देता है, बना भी देता है, लेकिन बहुत सारी NetCDF के फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर डाटा डिफरेंट होता है, वो इसमें रीड नहीं होता, वो फिर कोडिंग में चला जाता है। मैं रिमोट सेंसिंग डाटा की बात करूँ, अगर आप इमेज डाटा की बात करेंगे तो इसमें NetCDF फाइलों को भी प्रोसेस करके JPEG में, सॉरी TIFF फाइलों में कन्वर्ट कर देता है, या HDF फॉर्मेट भी होता है, HDF फॉर्मेट में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप घुसेंगे आपको बहुत सारा GIS का काम वैसे ही आता है। तो एटलीस्ट अगर आप अपना MS का काम या MS के रिसर्च पेपरों का, थीसिस का काम प्रोफेसर कहते हैं कि सर मैंने सिर्फ ArcGIS पे करना है, मुझे ये चीज़ें आती हैं, जो नहीं आती है नेट से पता कर लेंगे ये चीज़ फंक्शन अवेलेबल है। तो आपको अगर वो कहता है कि यार ये तुम्हारा GIS के अंदर हो जाएगा, तो इसी के अंदर प्रैक्टिस करें कम से कम 6 महीने। 6 महीने इस सॉफ्टवेयर को दो, सिर्फ एक को, इसके अंदर मज़ीद स्पेशलाइजेशन चीज़ें देखो क्या हो सकती है। ये तो अभी हमें गिनती की 10 वक्त चीज़ें नहीं मिली ना, टाइम थोड़ा है, तो गिनती की 10-12 चीज़ें भी नहीं है, इसमें मज़ीद इसके अंदर एक्सप्लोर करते जाओगे तो चीज़ें और खुलती हैं। फिर ये जो आपको मैं अलग-अलग फिंगर टिप्स पे स्किल्स बता रहा हूँ, ये आपके CV में लगेंगे सर। आपने ये नहीं बताना कि मुझे ArcGIS 10.8 आता है, नहीं, आपने स्किल्स की लिस्ट बनानी है। मोज़ैकिंग, डिजिटाइजेशन, रास्टराइजेशन, कन्वर्जन, और जो भी इसके बाद है ये क्या कर रहे हैं, मोज़ैकिंग, लेयर स्टैकिंग, इमेज एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, इसमें कौन कौन सी आती है ब्रैकेट में लिखो। उसके अलावा आपके पास ये इंडिसेस कौन कौन सी सीखी है ब्रैकेट में लिखो। ये है आपकी स्किल्स जो आप GIS मोड सेंसिंग में सीख रहे हैं। डाटा की कन्वर्जन, डाटाबेस के अंदर डाटा मैनेजमेंट करना, जो इसके अंदर आप काम करते रहे, डाटा क्रिएशन, ठीक है ना, ये सारा उसी के अंदर है, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा गूगल अर्थ प्रो है, तो गूगल अर्थ प्रो, हाँ गूगल अर्थ प्रो जो आपने सीखा, तो उसके अंदर जो चीज़ें आपने सीखी उसकी लिस्ट बनाओ क्या क्या चीज़ें सीखी।
ये आपकी स्किल्स सीवी के अंदर प्रोफेशनल स्किल्स में ऐड है कि जब आप किसी कंपनी में अपना सीवी भेजेंगे वो ये तो नहीं देखेगा जी, उनको पूछेगा इसके अंदर तुमने क्या किया, उसकी लिस्ट आएगी उसके पास, ये मैंने किया। वो अगर आपसे पूछेगा या आपका टेस्ट लेगा तो ये चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। ये लोग मजाक नहीं करते, ठीक हो गया। तो आपके पास जो स्किल्स की लिस्ट बन रही है, ये सारी स्किल्स आपने जब पॉलिश कर लेनी है, फिर मॉडल बिल्डर पे फंक्शन एनालिसिस वगैरह भी कर रहे हैं, वो भी आपकी स्किल में आता है। 3D मॉडलिंग वो भी आपकी इसके आर्कसीट के साथ आती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी 10-12 स्किल्स हैं जो आपके सीवी में लिस्ट बनेगी प्रोफेशनल स्किल्स के नाम। और इन्हीं स्किल्स पे अगर आप सर्टिफिकेट्स कर लेते हो, जो मैंने भी आपको बता रहा हूँ, एजी के करो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इन्हीं की प्रोडक्ट है। तो वो वही एजी के जो सॉफ्टवेयर की जो सर्टिफिकेट्स होंगे, इन्हीं स्किल्स के साथ आपको आगे जॉब देने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे, बहुत ही ज़्यादा। फ़ौरन आपको हायर करेंगे, आ जाओगे, आपको स्किल्स भी आती है, आपको सर्टिफिकेट्स भी। ये तो हम एक थोड़े टाइम में सैम्पल डाटा कर रहे हैं। आपको जब कंपनियों में काम मिलेगा, आपको तो डेली बेसिस पे इस तरह का ही काम करना है। अगर आप 4 बंदे बैठे हैं, आपको वो चारों काम दे देंगे, चल भी तेरा काम में डाटा आ रहा है, उसको मोज़ैकिंग करते जाओ, हमें बड़ा एरिया कवर करना है। दूसरे को कहेंगे तुम सब सेटिंग करते जाओ, तीसरे को कहेंगे तुम डाटा डाउनलोड करते जाओ। इस तरह मल्टीपल टास्क आपको डेली करने पड़ते हैं। 5वें को कहेंगे तुम डिजिटलाइजेशन करते जाओ, मुझे ये चाहिए। चौथे को कहेंगे तुम इंडेक्स लगा के इसकी फाइलें एक्सपोर्ट करते जाओ। इस तरह से वो टीम वर्क होता है। तो टीम वर्क में आपका जब काम डिवाइड होता है तो आप फिर काम करते हो, अदरवाइज फिर एक ही बंदे पे काम आएगा तो उसको सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। सैंपल के लिए मैं एक और बैंड कर देता हूँ यहाँ पे। ये मोज़ैक वाला फंक्शन ज़हन में रखें, ठीक है। इसको दोबारा एक दफ़ा टेस्ट करते हैं। अब मैं करता हूँ जनाब, बैंड नंबर मेरे पास 2 हो गया था, बैंड नंबर 3 को टेस्ट रन करने के लिए, रीचेकिंग करने के लिए मैं नाम चेंज नहीं कर रहा, मैं इसको एज इट इज चेक कर रहा हूँ कि नाम का एरर आता है कि नहीं। ये देखिए, फिर उसने एरर दे दिया, इसका मतलब है नाम आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। सारे बैंड्स का नाम एक दफ़ा चेंज कर लेते हैं, कॉपी के अंदर जाके इसको बेशक आप कैंसिल कर दें। हमारे पास ये बैंड 2 था, ये बैंड 8 है, ठीक है। ये क्या आपको ये है ना, ये B8 है ना, तो मैं इसका नाम B8 कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास है जी B4 है, तो मैं ये B4 कर देता हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये B3 है, तो इसको मैं B3 कर देता हूँ। अभी आपके पास ये नाम चेंज हो गए, बाकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मोज़ैक, इसमें हमारे पास B2 आ गया था, B3 को करना है। टारगेट रास्टर, इधर से हमारे पास ये B3 है, इसको ऐड करें। अब उसके साथ कनेक्ट हो गया, बाकी चीज़ें छोड़ दें, इसको ओके कर दें। अब चूँकि एरिया हमने सबसेट नहीं किया हो ना, बड़ा एरिया है, तो इसमें फंक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा। अब टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ये 8 GB की रैम वाला सिस्टम है। अगर आप बड़े सिस्टम्स पे करेंगे, जब आपकी लैब बन जाएगी 16 GB वाले, तो जल्दी कर दें, उतनी ही स्पीड बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने कहा था कि जितनी ज़्यादा रैम आपको मिल सकती है आप वो लें, ताकि आपका जो काम है जल्दी हो, प्रोसेसिंग तेज़ करेगा। रिमोट सेंसिंग का डाटा प्रोसेस करने के लिए तो 32 GB की थोड़ी पड़ती है, अगर एरिया ज़्यादा बड़ा। अब एरिया हमने बड़ा कर दिया है ना, तो सिस्टम स्लो हो, ठीक है ना। तो नीचे वो फंक्शन काम कर रहा है, अब उसमें टाइम लगेगा। तब तक हम इसको अगली टारगेट दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनपुट रास्टर में B4, इधर से हम निकालते हैं जनाब B4, ऐड करते हैं। फंक्शन काम नहीं करेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, वो कहेगा जी इस फंक्शन प्रोसेस अभी वेट करें। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम अपना चला देंगे। ये तो ये वाली फाइलें हैं जो यहाँ पे लोड हो रही है। देखें, ये देखें ना इनपुट रास्टर, मैंने चूँकि इस पर कॉल किया है ना इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो मुझे यहाँ पे लिस्ट में सारी शो हो रही है जो इधर मैंने कॉल की हुई साइड टेबल ऑफ कंटेंट पे जो आ रही है। अगर आप कहते हैं कि मैंने कॉल नहीं करनी, तो फिर आप यहाँ से डायरेक्ट उस फोल्डर में चले जाएंगे जहाँ से फोल्डर में फाइलें पड़ी हुई है, ठीक है ना। या आप डायरेक्ट फोल्डर से भी जा सकते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास चूँकि ये आई हुई है, तो मैं यहाँ से ड्रैग डाउन करके देखूँगा तो ये लिस्ट बन जाएगी। इसमें एक एक बैंड को मैं सेलेक्ट करता जाऊँगा और वो काम करता जाएगा।
और इधर से ये वाला आएगा जो दूसरे फोल्डर में मैंने उसको लोकेट करना है। यहाँ पे जो दूसरा मेरा कॉपी वाला फोल्डर था उसके मैंने नाम चेंज किए थे, और यहाँ पे वो जो टारगेट जिसको उसने जोड़ना है वो वाला एरिया यहाँ पर है। सारा टाइम तो मोज़ेकिंग वाले स्टेप में ले लिया, अगला टाइम भी रह गया, 10:30 हो गए। खैर अगर हम रिसर्च की ब्रेक भी यूज़ करें, ठीक है, 11 बजे उन्होंने आना, मैं गल कर चुके हैं, ठीक है ना, उनकी क्लास 11 बजे, तुम लोगों की ब्रेक चल रही है, ठीक है। 10 मिनट और दे दो ये, ताकि मोज़ेकिंग वाला और थोड़ी सी चीज़ें सेट कर देते, अभी बहुत टाइम लग रहा है। तीन बैंड तो कम से कम मैं कर लूँगा, 3 बैंड कर लूँ कम से कम आपका वो RGB बन जाएगा 2, 3, 4 के साथ। तो आपको कम से कम क्लिक करके वो सारा एरिया सेट कर दो। हालांकि ये करना नहीं चाहिए, 2, 3, 4 को नहीं करना चाहिए था, आगे वाले जो NIR वाले और शॉर्ट वेव वाले उनको करना चाहिए, ताकि वो आपको ना वो नज़र आए ऑब्जेक्ट्स अंदर सही तरह से। अदरवाइज इमेज ब्राइट नहीं होगा तो ये काला ही नजर आएगा। इमेज को ब्राइट करने के लिए आपको NIR और शॉर्ट वेव के डाटा सेट्स लेने चाहिए। अभी मेरे पास 2, 3, 4 जो थी ये ब्लू, ग्रीन और रेड, ठीक है। 5 जो है शायद NIR है, और 8 भी शायद NIR है, शायद 8 NIR है। अब लैंड सेट का बैंड सेटिंग और इसकी मिक्स हो जाती है, बंदे को समझ नहीं आती यार वो किसका बैंड था, वो किसका बैंड था। इसका आसान हल ये है, या तो बैंड सेटिंग आप कॉपी पे लिख के रख लें, एक दफ़ा लैंड सेट का टेबल बना लें, एक दफ़ा लिख लें, सेकेंड का टेबल बना लें, जब कोई इशू है उधर से खोल लीजिए। या फिर ये है कि अपने मोबाइल पे या अपने सिस्टम में कॉपी रख लें, आ गई है कि नहीं आ गया, ठीक है। अब चौथा मैं दे देता हूँ उसको। तो अब उसमें ये है कि आप यहाँ तो कॉपी पे एक दफ़ा लिख के रख लें, टेबल बना लें, सिर्फ काम के बैंड, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यानी NIR, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड और RGB, बस इससे ज़्यादा नहीं दोनों के। और उसमें जो भी आपने इंडेक्सेस लगानी है, क्लासिफिकेशन लगानी है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आप इधर से क्लासिफिकेशन का मैंने आपको चूँकि लिंक्स दे दिए हैं सुपरवाइज के, अगर घर जाके प्रैक्टिस करना, अगर तो समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आती तो मंडे को फिर वो वाला काम है। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है। उसमें आपने सिर्फ करना क्या है, उसके बेसिक आपको समझा देता हूँ। उसके बाद सिग्नेचर फाइल इसमें दी है, सिग्नेचर फाइल भी आपको मैं दिखाता हूँ कैसी होती है। बस ये मोज़ेकिंग कर ले आखिरी, बैटरी जा रही है, 5-7 मिनट निकाल जाएगा, 25 मिनट कह रहा है, चलो 10 मिनट भी निकाल जाएगा। अब मैंने आपको प्री प्रोसेसिंग की सारी चीज़ें सिखा दी, आखिरी एक रह गई है एटमॉस्फेरिक करेक्शन। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर वो फंक्शन अवेलेबल है। एटमॉस्फेरिक करेक्शन स्पेसिफिकली मोड सेंसिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, इसके अंदर मुझे नहीं पता है ये, वो देखना पड़ेगा इसके अंदर अवेलेबिलिटी है। अगर हुई तो वो भी एक 5 मिनट का काम होती है, क्योंकि जब हम लोगों ने की थी हमने NV के अंदर की थी, इसके अंदर नहीं थी, उसके अंदर अवेलेबल है। इन फ्यूचर जो आपको एरियाज़ लेने चाहिए ना, इन फ्यूचर रिसर्च के लिए आगे जाके MS में 3 एरियाज़ अभी तक जो मैंने देखे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है आपकी फ्यूचर में रिसर्च के लिए, PhD के लिए, MS के लिए। वहाँ पे आपको टीचर्स भी मिल जाते हैं और वहाँ पे आपको क्या कहते हैं स्कॉलरशिप भी मिल जाती हैं, और उसमें काम भी बहुत करने वाला है। एक है एग्रीकल्चर रिमोट सेंसिंग। एग्रीकल्चर रिमोट सेंसिंग की तुम्हें इसमें बहुत काम है, बहुत स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारे लोग आते हैं इसके अंदर, ऑफर्स बहुत सारी हैं, ठीक है। और इसमें आपको बंदे भी मिल जाते हैं। एक है आपका हाइड्रोलॉजी का काम, हाइड्रोलॉजी के अंदर रिवर्स की साइड पे और इसके अलावा ओशंस की साइड पे बहुत ज़्यादा काम है हाइड्रोलॉजी का, रिमोट सेंसिंग के साथ। तीसरी है आपकी एटमॉस्फेरिक साइंसेस के साथ, मेट्रोलॉजी के साथ,
एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी। ये 3 डोमेन्स मैंने अभी तक देखी हैं जिसमें बहुत स्कॉलरशिप्स आती हैं पूरी दुनिया से, और अगर आप इसमें किसी एक डोमेन में एक्सपर्ट होते हैं आपको वो लाजमी कंसिडर करेंगे, क्योंकि उनके पास ये ओपन फील्ड्स पड़ी हुई हैं, अभी तक आपको वो जगह नहीं मिली, ठीक है ना। तो आप बेशक MS पाकिस्तान से करें आगे जाके या बाहर से हाथ डालें, इन तीनों डोमेन में से कोई एक डोमेन आपको समझ आ जाए, आप उसमें आगे काम करें, जो जिसको समझ आता है। चाहे एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी ब्रांड है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर आप देखें तो क्रॉप्स कल्टीवेशन, क्रॉप डिजीज़, इरिगेशन मेथड्स, लैंड एरिया कवरेज, ये सारी चीज़ उसके अंदर आती है। अगर आप ये हाइड्रोलॉजी में आते हैं तो समुद्रों की स्टडी, वेव्स की स्टडी, कोस्टल एरिया की स्टडी, ठीक है। इसके अलावा आपके डेल्टा की स्टडी और क्रीक्स की स्टडी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ओशंस की इकोलॉजी की स्टडी, ये सारी उसके अंदर आती है। करंट्स की स्टडी, इसके अलावा उसके जो इफेक्ट्स होते हैं उसकी स्टडी। इसके अलावा रिवर आ रहे हैं, जो रिवर चैनल्स, ठीक है। फ्लड का एक अलग इशू तो खैर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पुरानी बात होगी। रिवर सेडिमेंट्स, रिवर लोड, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें, डैम कंस्ट्रक्शन, ये सारा उसके अंदर आ जाता है आपका हाइड्रोलॉजी के अंदर। तो अगर आप इन तीनों डोमेन्स को, फिर एटमॉस्फेयर में तो पोल्यूशन बहुत सारा, ग्रीन हाउस गैसेस की, एरोसोल्स की, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये विजिबिलिटी का रिसर्च सेंटर है, और डेजर्ट के ऊपर आपके पास रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं। तो आप में इन तीनों में से जिसमें दिल आए ना, इन तीनों में से कोई एक ब्रांच चुन ले और उसको एक्सप्लोर करें, फिर आपको आगे जाके बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, किसी ने फॉरेस्ट्री पे कर दिया, हाँ चौथी अगर रखनी है तो वेजिटेशन पे, फॉरेस्ट के ऊपर वेजिटेशन कवर कर, फॉरेस्ट कैनोपी है। इसके अलावा CO2 के ऊपर है, जो कि कार्बन, जो आपके है ना रेड क्रॉस प्लस के नाम से एक इंस्टीट्यूट है पूरा, जो कि आपकी जो CO2 और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस की ऑब्जॉर्प्शन है ना, वेजिटेशन से इसके एनालिसिस वगैरह करते हैं। तो ये वेजिटेशन एनालिसिस या फॉरेस्ट एनालिसिस के ऊपर भी लोग काम काफ़ी करते हैं। ये भी हो गया, ठीक है। अब इसको बेशक आप छोटा कर लें, और यहाँ पे आपके पास जो बैंड्स आए हैं इनको चेक कर लें कि आपके ये आ रहे हैं, ठीक है। ये तीनों एरिया सही है, ठीक हो गया। अब ये बन गए। अब मैं करने जा रहा हूँ, इसको जोड़ने लगा हूँ उनको, ठीक है। स्टैकिंग कर लेते हैं। ये आपके पास स्टैकिंग आ गई। आसानी इसलिए कर रहा हूँ कि आप उधर से भी बैंड कंपोजिट कर सकते हैं, इसमें टाइम लगेगा, इसमें फटाफट हो जाता है। और इसमें आप इसको एक्सपोर्ट करके डाटा सेव कर लें, बल्कि अभी ना करें, हाँ अभी ना करें, आप इसको पहले मास्क कर लें एक ही दफ़ा। इसको आप इधर मास्क लिखें, ये आ गया स्टैक बाय मास्क, ये कंपोजिट आ गया, ठीक है। मास्क फीचर आपके पास इस्लामाबाद है। अब आपने इसको आगे टिफ में कन्वर्ट करना है रास्टर डाटा सेट में, तो आप ये इधर किधर जा रहा है, चलो म्यूज़िक में डाल देते हैं फिलहाल, ISB _ RGB, क्योंकि मैंने RGB यूज़ किया हुआ है, ठीक है। मुझे पता हो कि ये RGB का है। सेव करते हैं, देखते हैं क्या करता है हमारे साथ। हुआ कुछ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये आया कुछ? ये सही आया कि नहीं सही आया? एक मिनट, काला क्यों आ रहा है, वाइट क्यों हो रहा है, किधर गया? इसको डिलीट करो, दोबारा करो। यहाँ पे एक मसला इसलिए मैंने चेक किया है कि मेरा ख्याल से ना एक्सटेंशन देनी ज़रूरी है, चेक कर लेते हैं। ISB _GB.tic,
कोई नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, मेरा ख्याल है इसको एक्सपोर्ट पहले कर लेना चाहिए इस एरिए को, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन थोड़ी डिफरेंट है ना, .jp2 है, इसको .tif में पहले एक्सपोर्ट कर लें फिर वो .tif करेगा। मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ा सा मसला आएगा, एक्सटेंशन सेम होनी चाहिए। यही पे मैं फैन देता हूँ। ये है जी RGB, ठीक है, इसको मैं ऐसे करूँ, म्यूज़िक वाली जो फाइल है इसको ऐड करते हैं, इधर ना दफा भूल जाते हैं, RGB, ठीक हो गया। इसको सेव करते हैं, इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं टिफ में। देखा वो कह रहा है कि आपके पास ये चेंजेस आने वाली हैं, मैं कहता हूँ कर देते हैं। तो वो चूँकि .jpy की एक्सटेंशन अलहदा है लेकिन सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, हमें इसको पहले बेहतर यही है कि टिफ में ही कर लेंगे। जब आप कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एक्सटेंशन सेम हो जाएगी, फिर शायद वो क्लिपिंग में मसला ना करे। अभी वो क्लिप हम कर रहे हैं लेकिन वो गायब हो गया है। ये जो कॉम्पोजिट बनाया है इसको पहले भी डाटा में एक्सपोर्ट करते रहे ना, जब आप इमेज एनालिसिस में कॉम्पोजिट बनाते हैं तो फिर एक्सपोर्ट करते हैं। वो चूँकि लैंड साइड का डाटा होता था तो लैंड साइड ऑलरेडी टिफ ही देता है, ये फाइल एक्सटेंशन डिफरेंट है। जब मैंने मास्क किया ना तो वो प्रॉब्लम कर रहा है, वो शो नहीं कर रहा है, गायब हो गया। तो बेहतर ये है कि पहले टिफ बना लें, सेम होगा, उसमें फिर आप मास्क करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर पकड़ लेगा। अभी वो टाइम लेगा। अब यहाँ पे देखिएगा ऑटोमेटिकली ये जो नो डाटा एज आ रहा है ना, यहाँ पे ये लिखा हो, ये देख रहे हैं, यानी इस फाइल के अंदर जो वैल्यू 65,536 पे आएगी ये डाटा सेल में नहीं है, ये नॉइज है इसके अंदर। आप चाहें तो इसको 00 भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 9999 भी, ऐसी कोई अबनॉर्मल सी वैल्यू जो रियल डाटा सेट से हटके हो वो हर सेल में आपको नजर आए। तो वो इसने कहा है कि सॉफ्टवेयर कहता है कि नो डाटा वैल्यू मैं ये दूंगा, अगर आपको उसमें ये वाली डाटा वैल्यू नजर आए तो उसमें डाटा नहीं होगा, वो ब्लैंक हो, खाली एरिया, 0 है। ठीक है, ये अब उसने एक्सपोर्ट कर दिया उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब ये .tif की एक्सटेंशन दे दी उसने, यहाँ पे .jp की एक्सटेंशन आ रही है, ठीक हो गया। अब इसको हम मास्क करके देख लेते हैं। खाली YSB और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आपके पास ये प्रॉब्लम्स आती हैं ना, वो क्यों आती हैं? क्योंकि आप क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हैं। क्रैक वर्जन के अंदर पूरी लाइब्रेरीज वो नहीं देता, लाइब्रेरीज कम होती हैं। तो डेप्थ में जब कोई एरर आता है ना, वो फिर आपका एरर क्रैक में सोल्व नहीं। उसके लिए आपके पास फुल वर्जन होना चाहिए जो कि क्रैक ना हो, ओरिजिनल हो और सारी लाइब्रेरीज फंक्शनल कंडीशन में हो। तो लाइब्रेरीज जो है ना मसला करती हैं फिर इस तरह से। नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा? ये आ गया कुछ, हाँ आया तो है। क्या पेड वर्जन का लाइसेंस पाकिस्तान में एक दो लोगों के पास ही है, यूनिवर्सिटियों में से। ये उसने मास्क तो किया है लेकिन ये चूँकि RGB है ना तो नज़र कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना, ये ब्लैक हो गया सारा। एक सेकंड, अब ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज था, ठीक है, ये देखो ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज था और इसके ऊपर क्योंकि मैंने RGB यूज़ किया, अगर मैं शॉर्ट वेव या इंफ्रारेड करता तो ये ब्राइट नज़र आता, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता।
इसलिए आपको वो पहले कर लेना चाहिए और उसके बाद आपको बाकी चीज़ें करनी चाहिए। अब ये जितना मर्ज़ी आप करते जाएं ये आपको डार्क ही नज़र आएगा। ये देखें ना, ये सारी सेटलमेंट्स नज़र आएंगी, लेकिन ये इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं होंगे फीचर्स। ठीक है, ये शायद कोई एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट है कि कौन सा है। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास फीचर्स का इशू आएगा जब आप इसको प्रॉपर तरीके से NIR या वो बैंड यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये ब्राइटनेस नहीं देगा। कोशिश करें कि घर जाके जब आप मास्किंग करें ना उसकी मोज़ेकिंग, तो आपने NIR और दूसरे बैंड्स को करना है, RGB को अवॉइड करें, वो काला रंग का आएगा। तो ब्राइट करेंगे तो फिर फर्दर कहानी आगे चलेगी। उसने मास्क कर दिया है इसको, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर है। एक्सपेक्ट मैं मास्क दोबारा करता हूँ, ये वाला नहीं करेगा, वो ब्लैक ही रहेगा। अब ये जो आई है हमारे पास कंपोजिट वाली, इसको एक्सपोर्ट करके देंगे, नो डाटा वैल्यू चेंज करते हैं। ये नो डाटा वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ। अच्छा, RGB2 वो वैल्यूज़ चूँकि बहुत बड़ी दे रहा है, इसलिए मैंने इसको वैल्यू नो डाटा को 0 कर दिया। ठीक है, जो 0 वाली वैल्यूज़ होगी वो आपकी नो डाटा में आएगी। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। घर जाके या फ्री टाइम में आपने मास्किंग कर लेनी है एरियाज़ की। ठीक है ना, रेड ब्लू और ग्रीन को छोड़ देना है, बाकी के जो NIR के SWR के बैंड जो उनको करना है, ताकि आपका इमेज ब्राइट हो जाए। और ब्राइट करने के बाद अगर आप उसको क्लासिफिकेशन करें। ठीक है, अब आपने एक और काम ये करना है कि जब आपके पास वीडियो देखेंगे ना, वीडियो के अंदर आपके पास वो सारा काम लैंडसेट पे करवाएगा। चूँकि लैंडसेट के बैंड की सेटिंग डिफरेंट होती है, सेंटिनल की डिफरेंट होती है, तो वो आपको बताएगा बैंड नंबर 4, 3, 2 को इस तरह जोड़ें, 4, 5 को इस तरह जोड़ें। आपने बस ये देखना है कि वो 4 और 5 सेंटिनल में कौन से बैंड, यानी लैंडसेट का टेबल और सेंटिनल का टेबल सामने रखें। जब वो बात करेगा ना 4, 3, 2 का बैंड इस काम के लिए यूज़ हो रहा है, तो आपने नोट कर देना है कि NIR कौन सा है, रेड कौन सा है, ग्रीन कौन सा है, शॉर्ट वेव कौन सा है। वो जो सेटिंग होगी ना 5 और 3 वाली, वो NIR, ग्रीन और रेड के नामों से इधर चेक करनी है सेंटिनल कि यहाँ पे मेरे पास इन कलर्स के साथ कौन से बैंड बने। ठीक है, तो वो सेंटिनल के आगे आपने वो वाले बैंड की सेटिंग देखते हैं। इस लैंडसेट की सेटिंग ये है, सेंटिनल की सेटिंग इन बैंड्स के साथ है, ये वाला। जो पहली वाली वीडियो भेजी है ना, उसके अंदर उसने क्या किया है, ज़रा स्टेप्स ज़्यादा है, लंबा काम है। वो जो लंबा काम है वो ये है कि आपने उसको जब करना है तो वो कहता है कि हर एक क्लास के लिए, वेजिटेशन के लिए, वाटर के लिए, सॉइल के लिए, ग्रीनरी के लिए, बिल्टअप एरिया के लिए, हर एक क्लास के लिए बैंड की सेटिंग चेंज करो। वो जब चेंज करता है तो वो चीज़, वो फीचर उसके अंदर ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। एक बैंड कम्बिनेशन को सपोज दे रहा है 432 का, 432 में वाटर हाईलाइट हो रहा है, उसने वहाँ से वाटर ले लिया। अगली दफ़ा जब अगली क्लास बनाने लगा है तो उसने 432 नहीं किया, उसने दूसरी बैंड सेटिंग कर दी 534। ठीक है, वो टेबल दिया हुआ था, तो उसने फिर कहा कि अगर वेजिटेशन करनी है तो इस बैंड सेटिंग में जाओगे तो वेजिटेशन ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी। ये उसने एक टिप्स बताई है, ट्रिक है किस तरह करोगे। एक तो वीडियो वो है, दूसरी वीडियो में उसने, दूसरे बंदे ने क्या किया हुआ है, एक ही उसने बनाया है 3 बैंड्स का कंपोजिट, उसी में सारा काम है। लेकिन जो पहली वाली वीडियो है उसके अंदर सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में मैक्सिमम लाइक्लीहुड अप्लाई की है उसने। जो दूसरी वाली वीडियो होगी उसके अंदर उसने 3 बैंड के ऊपर जो काम करेगा सिर्फ, उसके अंदर उसने इंटरेक्टिव सुपरवाइज क्लासिफिकेशन की है। ठीक हो गया। अब उसको फर्दर आपने कैसे करना है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, टूल बार में आएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपके पास इमेज क्लासिफिकेशन की ये टूल बार पड़ी होगी।
ठीक है, इसको करेंगे तो ये टूल बार ओपन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। यहाँ से आपने सबसे पहले ट्रेनिंग सैंपल आ गए, ट्रेनिंग सैंपल जो तुम्हारे पास पड़े हुए हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ट्रेनिंग सैंपल मैनेजर को ये जो करेंगे तो क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। अब चूंकि मैंने से कहा था कल उसामा से ट्रेनिंग सैंपल ले लेना, सिग्नेचर फाइल, यहाँ पे आप सिग्नेचर फाइल को पूरी लोड कर सकते हैं। ये देख रहे हैं फाइल लोड ट्रेनिंग सैंपल। अब मैं यहाँ से वो ढूंढता हूँ, किसमें पड़ी हुई है, सी के अंदर, नहीं वो कनेक्शन नहीं बना हुआ उसका। कोशिश करें मेन फोल्डर रखा करें, जैसे सी है ना तो सी को बनाएं, इसके अंदर जितने भी फोल्डर होंगे वो फिर ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। अगर आप उसके अंदर सब फोल्डर बनाएंगे तो बैक नहीं जाता, वो आपको उसी के अंदर लेके जाएगा। तो अगर इसने फोल्डर पीछे बनाया था तो ArcGIS वाला ये वाला, तो वो फिर मुझे उसके अंदर नहीं लेके जा रहा, मुझे नया कनेक्शन बनाना पड़ा। कोशिश करें कि जो मेन फोल्डर है ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, एक एक कनेक्शन बना के रखें बस। और उसके अंदर जब जाएंगे तो इस तरह फोल्डरों के अंदर खुलते जाएंगे। मेन फोल्डर एक रखें, मेन ड्राइव वाला, उसके अंदर जो मर्जी आप उसके अंदर एंट्री करते रहें। ये देखिए ये हमारे पास इधर है ArcGIS, ये सी आ गई ड्राइव, उसके अंदर किधर है ये वाला, नहीं एक मिनट इधर से पहले देख लेते हैं। सी ड्राइव में हमारे पास ये पड़ी है, ठीक है, एक्टिवेशन से पहले। अच्छा यहाँ पे क्रिएट ट्रेनिंग सैंपल्स, यहाँ पे लोड करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा, और ये यहाँ पे आने चाहिए फीचर क्लासेस। ये फाइल सही तरह उसने दी नहीं यार, यहाँ पे लोड होती है बकायदा, यही कह रहा हूँ फाइल सही नहीं है ना, पूरी फाइल दी नहीं उसने, आधी पकड़ा दी। जब आपके पास जैसे ट्रेनिंग सैंपल्स बन गए हैं ना, आप इसको जब मर्जी फर्दर यूज़ कर सकते हैं, आपस में किसी को दे सकते हैं, बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग सैंपल्स वहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, वो आपके पास शेप फाइल की फॉर्म में .sng के नाम से सेव हो जाती फाइल। अच्छा अगर आप इसको छोड़ देते हैं, नहीं वो उठाएगा नहीं ना, यहाँ पे यहीं से लोड होते हैं, यहाँ से लोड होते हैं। और ये देखो ना फीचर क्लासेस, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे लिस्ट आती है ट्रेनिंग सैंपल्स की। ट्रेनिंग सैंपल सही से एक्सपोर्ट नहीं किए, ख़राब हो गए, यहाँ पे फिर वो डिलीट करने की ऑप्शन होती है। ये फिर कहानी बाद में करेंगे, दोबारा लोड से फोल्डर, उसे कहो यार वो पूरा फोल्डर दे, सिर्फ ट्रेनिंग सैंपल्स अंदर से ना दे, एक आधी फाइल भी मिस हो जाए तो वो नहीं आता, पूरा फोल्डर ले लो उससे, उसके अंदर पड़े होंगे, इधर सेव किया था, यहाँ पे लोड करना है, उसके बाद इधर शो कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप आएंगे तो इमेज क्लासिफिकेशन की ये टैब है, यहाँ पे इंटरेक्टिव सुपर क्लासिफिकेशन और मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ये दो ही ज़्यादा काम आती हैं, बाकी ये क्लस्टर अनसुपरवाइज भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, प्रिंसिपल कंपोनेंट भी है, मुख्तलिफ है। लेकिन टॉप की जो ये दो वाली है ना, ये ज़्यादा यूज होती है, ये अनसुपरवाइज में चली जाती है, और ये आपकी सुपरवाइज की ऊपर वाली दो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे ट्रेनिंग सैंपल्स बनाते हो। ट्रेनिंग सैंपल जब आपके बन जाते हैं, वो ट्रेनिंग सैंपल कैसे बनते हैं वो फिर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, नहीं समझ आती तो नेक्स्ट क्लास में हम बैठ के करेंगे। इसमें आपके पास ये जैसे ये एरिया आ गया ना हमारे पास, इस एरिया के अंदर आपके पास जो एरिया नज़र आ रहा है, इसको आपने एक क्लास असाइन कर देंगे। वो क्लास असाइन करेंगे तो उसकी एक सिग्नेचर फाइल बना देंगे उसकी DN वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि आपके पास ये जो ब्राउन कलर नज़र आ रहा है ना, इसमें जो शेड्स नज़र आ रहे हैं, ये सारी DN वैल्यूज़ थोड़ी थोड़ी फ़र्क है, एक एक डिजिट से या दो दो डिजिट से, ठीक है ना। ये लाइट ब्राउन है, ये डार्क ब्राउन है, ये बिल्कुल ब्लैकिश में आ रहा है। इसमें करने के लिए बेस्ट वे ये है कि आपके पास SWIR या NIR के बैंड्स हों, ताकि ये ब्राइट नज़र आए सारा कि क्या चाहिए, ठीक है। अगर तो 6-7 बनानी है क्लासेस, फिर तो आप इस सारे एरिए को जो खाली खाली नज़र आ रहे हैं इसको बैरल लैंड कह दें, बेयर सॉइल कह दें, ओपन लैंड कह दें। और इसी तरह जैसे ये अब सेटलमेंट्स हैं सारी, ये वाली, ये सारी सेटलमेंट्स आप इधर से उठाएंगे, इधर से उठाएंगे, मल्टीपल एरियाज़ को देखेंगे, जितनी भी ये कंस्ट्रक्शन साइट्स की DN वैल्यूज़ होंगी मल्टीपल, ये एक सेट में चली जाएगी। तो सिग्नेचर फाइल अगर सही होती तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता कि ऊपर इसके शो करेगा, पॉलीगन्स बने होंगे, जैसे एक छोटी सी बना देता हूँ आपको। यहाँ पे आप यहाँ पे आए ना, ये देखें, यहाँ पे वो कहता है
कि आपने सिग्नेचर फाइल को क्रिएट करना है। यहाँ पे आपके पास ये वाली कर लें, यहाँ पे आपके पास ट्रेनिंग सैंपल्स होंगे, ये ट्रेनिंग सैंपल्स एक्सटेंशन देखिए ज़रा पहले। ठीक है, आपने ट्रेनिंग सैंपल मैनेजर खोल लेना है। इसके बाद यहाँ से आपने ड्रॉ करना है पॉलीगन। सपोज मैं ये वाला लेता हूँ, ये देखो ये पॉलीगन बन जाएगा। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, उसके अंदर आ जाएगा। वो मुझे क्या कह रहा है कि मैंने ब्राउन कलर दिया है इस क्लास को जो उसका ट्रेनिंग सैंपल बन रहा है, सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं डाटा, और वो कहता है कि ये 1131 सेल्स का डाटा इसके अंदर आएगा। एरिया कवरेज के लिहाज से ये थोड़ा है, एरिया चूँकि हमारे पास इस वक्त पूरी टाइल आ रही है तो एरिया कवरेज थोड़ी है। आप इसको मज़ीद ऐड करें, कम से कम 1000 से ज़्यादा सेल वैल्यूज होंगी। तो ये तकरीबन 1100 आ रही है, एरिया कवरेज ज़्यादा है, तो आप 2, 3, 4, 5 हज़ार भी कर सकते हैं। आप एक और पॉलीगन यहाँ पे बनाएंगे बड़ा सा करके, जो सिर्फ इस एरिया को कवर करे, तो एक और उसने 1000 सेल्स का एक पॉलीगन छोटा सा बना दिया, एरिया कवरेज आ गई। ठीक है, इसी तरह मैं ऊपर भी बना लेता हूँ एक यहाँ पे जो सेटलमेंट्स होगी। ये हमारे पास 3 आ गए। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को मर्ज कर लेना है यहाँ से ऐसे करके। ये तीनों सिलेक्ट हो गए। अब ये तीनों के जो मल्टीपल आपके ये पॉलीगन्स बने हैं, ये मर्ज होके एक क्लास बन जाएगी। अब यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये यहाँ पे मर्ज ट्रेनिंग सैंपल्स के फंक्शन अवेलेबल। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये एक क्लास में कन्वर्ट हो गए। सबको उन्होंने एक कलर दे दिया, यहाँ से कलर चेंज करें। मैं कहता हूँ अच्छा यार तुम वाइट कर दो तो वाइट भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपने नाम चेंज किया, आप कर लें यहाँ पे सेटलमेंट्स। ठीक है, तो ये सेटलमेंट्स के नाम से आपके पास ये आ गया। अब जो सेटलमेंट्स के नाम से आपके पास ये आया, अब आपके पास ये एक क्लास बन गई जिसके अंदर 2587 सेल्स का डाटा है। इसी तरह आप इसको थोड़ा जूम आउट करें। अब ये मेरे पास ये रिवर आ रहा है, इसको मैं उठाता हूँ यहाँ पे। अब मुझे रिवर देखना पड़ेगा कि पानी शानी किधर है। ये है शायद कोई नाला सा चल रहा है, ये ठीक है। ये कोई वाटर चैनल चल रहा है आपका। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे एक और जो है ना ट्रेनिंग सैंपल क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे पॉलीगन उठाऊंगा, इस नाले के आसपास जो होगा एक छोटा सा पॉलीगन बना लूँगा। यहाँ पे मेरे एक और क्लास का उसने डाटा दे दिया, क्योंकि ये इमेज में पानी नज़र नहीं आ रहा। ये कोई लेक वगैरह देख लें, जहाँ पे लेक आपको नज़र आ रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि जितना भी ये वाटर का एरिया होगा ये मुझे अलग से एक सैंपल डाटा सेट बना के दे दें। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी बना लो बेशक इस तरह से। ये ट्रेनिंग सैंपल डाटा से आपके इसी तरह बनते हैं। जब ये आपका बन गया, आपने फिर इसको अलग से सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के एरो की करें, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ये बटन लिखा हुआ है मर्ज ट्रेनिंग सैंपल, इसको मैं मर्ज करता हूँ तो ये सारे एक ही कलर में आ जाएंगे। और इसको मैं कहता हूँ कि अच्छा यार तो मुझे ब्लू कर, और इसके बाद मैं कहता हूँ कि ये वाटर है तो मैं इसको वाटर लिख देता हूँ। सपोज आपने ये कोई मल्टीपल ट्रेनिंग सैंपल्स बना लिए मुख्तलिफ क्लासेस के, सेटलमेंट्स भी आ गई, वाटर भी आ गया, बेयर सॉइल भी आ गई, ग्रीनरी भी आ गई, और इसके अलावा भी 2-4 अगर रोड नेटवर्क है तो वो लैदा कर लें, वेजिटेशन को ट्रीज़ को लैदा निकाल रहे हैं, ग्रास लैंड्स को लैदा निकाल रहे हैं, बड़ी निकल सकती है, 20-25 आराम से निकल सकती है, छोटी छोटी भी निकाल लें। उसके ट्रेनिंग सैंपल्स बना लिए। जब आपने ये वाला कर लिया, तब आपने सपोज हमने ये कर लिया है, तो आप इधर आएंगे तो ये देखो इंटरेक्टिव सुपरवाइज क्लासिफिकेशन को क्लिक करोगे तो ये जो आपकी सेटलमेंट्स मैंने अगर 2 क्लासेस बनाई हैं तो ये सारी 2 की 2 इधर ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट कर देगा अगर ये करोगे। अगर मैक्सिमम लाइक्लीहुड करोगे तो इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा, ये फिर उसकी बना देगा, लेकिन फिर वो आपको एंट्रीज करनी पड़ती है। पहले इंटरेक्टिव करके देख लेते हैं। ये देखिए
उसने क्लासिफिकेशन कर दी। अब हमारे पास ये जो दो मैंने नाम दिए थे ना, ये दोनों नामों के अंदर उसने यहाँ पे, इसको बेशक मैं क्लोज कर दूँ, यहाँ जो दोनों नाम आए थे इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, सारी बंद है। अब ये देखिए, इसको अगर मैं कहता हूँ कि मुझे तुम जूम करो, अब ये जो मैंने दो क्लासेस बनाई थी उसका पूरा डाटा उसने दे दिया। सेटलमेंट्स उसने वाइट कलर में दी है, आप इसको बेशक ये वाला कलर दे दें और वाटर मैंने ये ब्लू या ग्रीन में रखा। ख़राब इसलिए हुआ है कि मैंने दो क्लासेस बनाई, उसने दो क्लासेस को ही डिवाइड किया। अगर इसमें मैं 6-7 बनाता तो ज़्यादा एरियाज में कवरेज होती, मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल कैटेगरीज बनाता। ठीक है, तो इस तरह से आपने करनी होती है सुपरवाइज क्लासिफिकेशन। क्लासेस बनाते जाते हैं आप सैम्पल डाटे की, और एंड पे जस्ट यहाँ पे 1 क्लिक करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली जो है ना इंटरेक्टिव कर देगा। जो सिग्नेचर फाइल आपने बनाई होगी उसी की बेस पर पूरे इमेज के अंदर जो जो क्लासेस उसको DN वैल्यूज़ की मिलेगी उनमें वो एरिया डिवाइड कर देंगे सारे। अब आपने जो सिग्नेचर फाइल बनाई थी उसको सेव भी कर लें, इसको ओपन मैनेजर को दोबारा खोल लेंगे, इधर पड़ी हुई है अभी तक। अगर आप इसको सेव ना किया तो ज़ाया होगा। आप इसको सेव करना है, इधर सेव का बटन दबाएं, ये देखें ये सिग्नेचर फाइल बन रही है। ठीक है, इधर आप इसको कोई भी नाम रख लें, ABC कर लें, खैर नाम कर लें इस तरह से, तो ये आपकी फाइल जो है ना वो सेव हो जाएगी। अब आप इसको लोड करेंगे, वो मैंने SHP में भी कर दिया है और सिग्नेचर फाइल में भी कर दिया। अगर आपके पास SHP में भी डाटा पड़ा हुआ ना, वो भी इधर लोड हो जाता है और वो लोड होकर सिग्नेचर फाइल में कन्वर्ट भी हो जाता है। बाज़ दफ़ा आपके पास क्लासेस पड़ी होती हैं जो कि आपके पास शेप फाइल में पड़ी होती है, और इसके अलावा आप सिग्नेचर फाइल को डाटे को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये जो सिग्नेचर फाइल थी इसको मैं इधर सेव कर देता हूँ। ये पड़ी हुई है म्यूज़िक में। ठीक है, और ये सिग्नेचर फाइल की आपके पास एक्सटेंशन भी वो शो कर रहा है, इधर ही रख देते हैं RGB के नाम से, मैं इसको ABC लगा देते हैं। अब इसको सेव करें, ये सिग्नेचर फाइल आपकी इधर सेव हो गई। अब यहाँ से अगर मैं डिलीट भी कर देता हूँ इसको, सपोज मैंने इसको रिमूव कर दिया, रिमूव हो गई। अब मैं इधर से लोड भी करता हूँ तो यहाँ पे जो आपके पास सिग्नेचर फाइल आई थी म्यूज़िक के अंदर, ये नज़र आ रही है। ठीक है, SHP के नाम से। तो आप इसको लोड करेंगे तो वो सिग्नेचर फाइल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डाटे को सेव करके रखेंगे और मल्टीपल एरियाज के ऊपर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको चीज़ें सिखा दी है ना, जो करके देगा उसी के सेशन नंबर लगेंगे भाई साहब, जो नहीं करके देगा वो बैठा है। मेरी तरफ से आपको जवाब